हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन मित्तल आप सबका नॉलेज फिलिंग एजुकेशन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 2। पिछली क्लास में हम पार्ट 1 किया था, जिसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, केमिकल इक्वेशंस पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी हमने उसमें पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके आगे का। ठीक है, तो अब मैं शुरुआत करता हूँ। हमारा पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका जो होता है उसका फॉर्मेट वो ये होता है, देखिए, ए प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फॉर्मेट होता है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसकी डेफिनेशन होती है those reactions in which more reactive element displaces less reactive element from its compound is called displacement reaction. क्या बोला मैंने? those reactions in which more reactive element displaces less reactive element from its compound is called displacement reaction. इसमें मतलब हमारा जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। ये इसकी डेफिनेशन आपको मैंने बताई है। अब देखो, एक्टिविटी हमारी 1.9 में हमें दे रखा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिसके अंदर हमारी जो है आयरन की नील्स जो है टंगी हुई है। ठीक है, हैंग्ड है थ्रेड के थ्रू। अब आगे हम इसके देखते हैं एक्टिविटी के। इसमें दिखा रखा है कि जब आयरन नेल हमारी थी वो थी ग्रे कलर की, जब वो टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो वो ब्राउन कलर की हुई थी। ठीक है, ये ग्रे कलर की, ये ब्राउन कलर की, और सॉल्यूशन जो है बिफोर रिएक्शन कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का था, आफ्टर रिएक्शन सॉल्यूशन का कलर फेड हो गया। ठीक है, अब देखो, इसमें हमारे पे क्वेश्चन पूछ रखा है आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हमारा जो आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर डाला जाता है तो उसमें रिएक्शन होता है, जिसके अंदर हमारे को मिलता है आयरन सल्फेट और कॉपर। ठीक है, तो हमारा जो आयरन है इसमें आप देख रहे हो ना, ब्राउन कलर की नील हो गई है, तो ये इस पे जो है लेयर ऑफ कॉपर है। समझे कि आयरन की नील पे कॉपर की लेयर आ गई है, और हमें जो ये कलर जो चेंज हुआ है ये इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि हमें जो इस वक्त सॉल्यूशन मिला है वो मिला है फेरस सल्फेट का। ठीक है, अब आपको कॉपर सल्फेट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फेरस सल्फेट को हम कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। क्या कहते हैं? ग्रीन विट्रियोल। और कॉपर सल्फेट को आप याद रखना, उसको कहते हैं ब्लू विट्रियोल। ठीक है, अब आगे आ जाओ। तो इसमें इस रिएक्शन के अंदर हमें पता चलता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि इसने जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन है ना कॉपर सल्फेट, उसे डिस्प्लेस कर दिया और जो है आयरन उसकी जगह पे आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसमें नीचे भी लिखा है इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. ठीक है, आपको मैंने डेफिनेशन अभी बताई थी, वही है। उसके अगले जो है एग्जांपल मैं बता देता हूँ दूसरे। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें जिंक सल्फेट मिलेगा और कॉपर मिलेगा, यानी जिंक जो है वो रिएक्टिव है ज़्यादा कॉपर से, तो जिंक ने भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके सोल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, ऐसे ही लेड जब कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें लेड क्लोराइड मिलेगा और कॉपर मिलेगा। तो नीचे लिखा हुआ भी है जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। ठीक है, दे डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यही हमारी डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताया था। आगे आ जाओ। अच्छा, इसकी एक रिएक्शन आपको मैं और लिखवा देता हूँ। लिखिए, रिएक्शन लिखिए, Al plus CuSO4 gives
Al2SO4 प्लस Cu। इसमें पता चल रहा है एल्यूमिनियम जो है हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अब हम इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, 2Al यहाँ पे कर देते हैं, SO4 3 है तो यहाँ पे 3 कर देते हैं और यहाँ पे भी 3 कर देते हैं, हमारी बैलेंस हो गई। यानी 2Al प्लस 3CuSO4 gives it Al2SO4 प्लस Cu। ये हमारी एक और रिएक्शन मैंने आपको बता दी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, आगे आइए, आगे हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो फॉर्मेट है वो बताया था, A प्लस बी सी गिव्स AC प्लस बी, ये था। वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो है फॉर्मेट होता है AB प्लस CD गिव्स AC प्लस BD। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि A के साथ C जुड़ गया है और B के साथ D जुड़ गया है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारा एक्टिविटी आती है 1.10। ठीक है, 1.10 एक्टिविटी क्या कहती है, हमें सोडियम सल्फेट है हमारे पास, उसका एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर हमने ऐड किया बेरियम क्लोराइड, है ना, ये बेरियम क्लोराइड हमने ऐड किया। तो हम जब ऐड करेंगे दोनों सॉल्यूशन को तो हमारे पास एक जो है प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट कलर का, जिसे हम कहेंगे बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, ये लिखा आपको मैं दिखा देता हूँ। यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट, ये वाला लाइन, a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as precipitate. ठीक है, any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. किसी भी रिएक्शन में जिसके अंदर हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें हमें एग्जांपल दे रखा है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। आप इसमें देख भी पा रहे हो कि ये एक्यूएस है, इसका स्टेट, इसमें भी एक्यूएस है, यानी दो सॉल्यूशन थे, एक्यूएस सॉल्यूशन यानी सोल्ड सॉल्यूशन थे, ये सॉलिड में है और ये एक्यूएस है, यानी ये हमारा सोलिड बेरियम सल्फेट जो है सॉलिड फॉर्म में है और इनसॉल्युबल ये हमारा प्रेसिपिटेट है। क्या है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट। आगे आ जाओ, देखो इसमें लिखा हुआ है द वाइट precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate and barium ions. The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. सोडियम क्लोराइड का तो है हमारे पास एक्वियस सॉल्यूशन आ ही जाएगा। अब देखो इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। जो भी रिएक्शन हो, जिन रिएक्शंस के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है रिएक्टेंट्स का, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाओ नीचे, हमारे पास है रिकॉल एक्टिविटी 1.2। इसमें क्या पूछा है हमारे पे, where you have mixed the solution of lead nitrate and potassium iodide। इसमें हमें lead nitrate और potassium iodide मिक्स करना है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है what was the color of precipitate formed। जो precipitate हमारा बना है उसका कलर क्या होगा। can you name the compound precipitated, उस कंपाउंड का नाम हमें बताना है। दूसरा, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, हमें बैलेंस इक्वेशन बतानी है इस रिएक्शन के लिए। इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, रुकिए। अब देखिए हमारा क्या था, लेड नाइट्रेट प्लस
क्या था? पोटेशियम आयोडाइड। क्या मिल रहा है हमें उससे? अब मैं आपको बताता हूँ इससे हमें क्या मिलेगा। पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। ठीक है, अब देखो इसका नाम हमें बता दिया मैंने, पोटेशियम नाइट्रेट। ये है हमारा पोटेशियम आयोडाइड। ये है हमारा लेड नाइट्रेट। और ये हमारे को मिला लेड आयोडाइड। ठीक है, अब हमारा बैलेंस करना है इस रिएक्शन को। देखो यहाँ पे I2 है तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे। अब यहाँ पे K1 है और यहाँ पे K2 हो गए, यहाँ पे भी 2 कर देंगे। तो 2KNO3, NO3 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे P भी 1 है, यहाँ पे P भी 1 है, हमारी बैलेंस हो गई। ये आप नोट कर लेना साथ में। अब हमारा आगे आता है कि इसमें हमारा प्रेसिपिटेट कौन सा बना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ प्रेसिपिटेट जो हमारा बनेगा वो है हमारा लेड आयोडाइड। अब उसका कलर पूछा है, कलर है इसका येलो। अब ये पूछा है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप खुद बताओ कि ये जो है मेटल ने आयोडीन ले लिया और जो हमारा पोटेशियम है उसने नाइट्रेट ले लिया, तो हमारा डिस्प्लेस हो गया ना। तो यस, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे आओ नीचे। अब मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की कुछ और रिएक्शंस एग्जांपल लिखवा देता हूँ। ठीक है, सम अदर एग्जांपल्स फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, एग्जांपल आपका क्या है मैं बता देता हूँ। एक तो मैंने अभी जो आपको लिखवाई ऊपर इक्वेशन, वही मान लो एग्जांपल एक। ठीक है, यही हमारा एक एग्जांपल है। आपको ये इक्वेशन भी याद रखनी चाहिए। दूसरी एक और लिखवा देता हूँ, सेम टू सेम इक्वेशन है, याद रखना सेम इक्वेशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। देखो वहाँ पे हमारे लेड नाइट्रेट था और पोटेशियम आयोडाइड था। इसमें मैंने सिर्फ लेड नाइट्रेट सेम लिया है, पोटेशियम आयोडाइड की जगह हमने सोडियम आयोडाइड ले लिया। और हमें जो पोटेशियम नाइट्रेट मिला था उसकी जगह मैंने ले लिया सोडियम नाइट्रेट, और सेम चीज़ बन रही है। तो इक्वेशन हमारी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अब इसके अंदर हमें बैलेंस करना है तो सेम वही करेंगे, 2 यहाँ पे लगा देंगे, 2 यहाँ पे लगा देंगे, हमारी बैलेंस भी होगी। ठीक है, अगला एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। BaCl2 plus CuSO4 gives BaSO4
प्लस CuCl2। सेम वही रिएक्शन है जो किताब में दे रखी है। उसके अंदर हमारे पास सोडियम, हमारे पास क्या था, सोडियम सल्फेट था। इसके पास हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें है कॉपर सल्फेट। सिंपल सी यही चीज़ है और कुछ नहीं है। आपको एक चीज़ और बतानी है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम और किन किन नामों से भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, और इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। अब हमारा आता है लास्ट रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रखा है, ये एक्टिविटी देखो पहले, एक्टिविटी 1.11। ठीक है, इसमें है हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर को हीट किया गया है। अब नीचे देखिए, द surface of copper powder becomes coated with black copper second oxide. Why has this black substance formed? अब देखो, ये ब्लैक सब्सटेंस बना है, ये क्यों बना है, इसका आंसर ये है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, जब हमने हीट किया कॉपर को तो कॉपर के साथ जो है ऑक्सीजन ऐड हो गया और हमें कॉपर ऑक्साइड मिला। उसकी रिएक्शन ये रही, 2Cu प्लस O2 हीट करते हुए हमारे को मिलता है 2CuO। ठीक है, अब देखो नीचे यही वाली लाइन और पढ़ो, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, मतलब जो हमारे को मिला ना कॉपर ऑक्साइड, उसके पास करें अगर हम हीटेड मटेरियल, यानी ये हीटेड कॉपर ऑक्साइड है, इससे अगर हम हाइड्रोजन पास करेंगे तो द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। तो इसमें क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा और हमें वापस कॉपर मिल जाएगा। उसकी रिएक्शन देख लो, ये है हमारी CuO प्लस H2 हीट Cu प्लस H2O। ठीक है, ये हमारी रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, आगे आओ। आगे इसमें बता रखा है इफ अ सब्सटेंस, अब मैं आपको पहले बता देता हूँ। अभी आपने देखा कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ पहले वाले में जब हमने हीट किया कॉपर को, और दूसरा देखा आपने जब हमने हाइड्रोजन पास किया कॉपर ऑक्साइड से तो हमें वापस कॉपर मिल गया, रिवर्स रिएक्शन मिली। तो आप देखो, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, और अगर कोई भी सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो वो रिड्यूस होगा। क्या समझे, किसी भी रिएक्शन, ड्यूरिंग अ रिएक्शन अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो रिड्यूस होगा, और अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज होगा। वही चीज इधर बता रखी है, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, इफ अ सब्सटेंस loses oxygen during a reaction it is said to be reduced। ठीक है, अगर ऑक्सीजन लूज कर रहा है रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन कोई भी सब्सटेंस तो वो रिड्यूस हो रहा है, और अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब इधर आओ, इधर वाली लाइन पढ़ो, ड्यूरिंग द रिएक्शन 1.29, ये वाली जो रिएक्शन है ना 1.29 ये रही। तो अब देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या बता रखा है। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर दोनों, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और साथ ही साथ रिड्यूस भी हो रहा है कोई भी सब्सटेंस,
तो वो जो रिएक्शन होगी वो हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है, और उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखो ये लिखा ना, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 द कॉपर सेकिंग ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, इस रिएक्शन में कॉपर सेकंड ऑक्साइड है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, और हमारे क्या मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस हो रहा है। इतनी बात समझ आई। दी हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन जो है वो गेन कर रहा है ऑक्सीजन ना, और वो वाटर में चेंज हो रहा है। इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीन ऑक्सीडाइज। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टेंट gets oxidized while the other reactant gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions और redox reactions। यानी ये वाली जो रिएक्शन है हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, क्योंकि इसमें कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है सेम रिएक्शन में, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये हमारी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। यहाँ पे हमें शो भी कर रखा है, CuO रिडक्शन हो रहा है Cu में, और H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O में। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जो चीज रिड्यूस हो रही है और किसी चीज को ऑक्सीडाइज कर रही है तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मतलब इसमें देखो, कॉपर खुद तो रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड खुद तो रिड्यूस हो ही रहा है ना, बट ये H2 को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जो खुद रिड्यूस होके दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हमारा CuO जो है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और H2 जो है खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है CuO को, तो H2 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा OA और RA। ठीक है, अब सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस आर, हमारा ये एग्जांपल है ZnO प्लस C गिव्स अस Zn प्लस CO। ठीक है, तो ZnO जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन था, अब ये लूज करके क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है। तो अगर ये ऑक्सीजन लूज करके किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ZnO इसमें क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और कार्बन जो है खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और ZnO को रिड्यूस कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब देखो अगली रिएक्शन देखो, MnO2 प्लस 4HCl gives us MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। अब देखो इस रिएक्शन में हमारा जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। कैसे हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में एक और चीज आती है, जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि ऑक्सीजन अगर गेन करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीजन लूज करेगा तो वो रिडक्शन होगा। ठीक है, यानी रिड्यूस होगा। तो अब देखो मैंने अभी आपको ऑक्सीडेशन जो है बताया ऑक्सीजन के में, अब हाइड्रोजन में भी होता है ये चीज़ ना, बस हाइड्रोजन में जो है वो चीज़ अपोजिट हो जाती है। हाइड्रोजन अगर लूज करेंगे, कोई भी सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन लूज करता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, और अगर कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन करता है तो वो रिड्यूस होता है, यानी अपोजिट होता है ऑक्सीजन। जैसे हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं तो ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वैसे ही हाइड्रोजन को गेन करते हैं तो हम रिड्यूस होते हैं, ऑक्सीजन को लूज करते हैं तो हम रिड्यूस होते हैं, वैसे हाइड्रोजन को लूज करते हैं तो हम ऑक्सीडाइज होते हैं, यानी अपोजिट है ऑक्सीजन के। ठीक है, यहाँ पे देखो MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होके मैंगनीज क्लोराइड बन रहा है, और 4HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना हमारा, वो क्लोरीन में ऑक्सीडाइज हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन लूज कर रहा है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन लूज कर रहा है और क्लोरीन में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए
इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO। कार्बन जो अभी हमने देखा था वो कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिंक ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है जिंक के अंदर। ठीक है, अब देखो इन रिएक्शन 1.32 HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 यानी क्लोरीन, whereas MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू MnCl2। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। ये डेफिनेशन देखो, if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction it is reduced। ठीक है, यानी अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करेगा तो ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन गेन करेगा तो वो रिड्यूस होगा। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करेगा तो वो रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन लूज करेगा तो वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब हमारी डेली लाइफ में जो है ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स होते हैं, और वो क्या इफेक्ट्स होते हैं? पहला होता है हमारा कोरोजन, दूसरा होता है हमारा रेंसिडिटी। हम कोरोजन पढ़ते हैं पहले। तो आपने पहले देखा होगा कि आप जब बाजार से कोई आयरन मटेरियल लाते हैं, ऑब्जेक्ट लाते हैं, तो वो थोड़े टाइम तक शाइनी रहता है। अगर उसे बहुत टाइम तक रख दिया जाए तो उस पर ब्राउन रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है जिसे हम कहते हैं जंग लग गई, तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, यानी वो कोरोड हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, iron articles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron। ठीक है, ये वाली लाइन देखो, when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to be corrode and this process is called corrosion। ठीक है, अब देखो हमारा जो कोरोजन है वो हमारा कॉपर और सिल्वर में भी होता है। आपने देखा होगा कॉपर के जो यूटेंसिल्स आप लाते हो वो अगर बहुत टाइम तक रखे रहे तो ग्रीन पड़ जाते हैं, और आयरन के जो हमारे कॉइन्स होते हैं हमारे घर में वो बहुत टाइम तक रखे तो वो ब्लैकिश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। ठीक है, अब ये वाली लाइन देखो, कोरोजन causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all the objects made of metals, especially those of iron। ठीक है, आयरन में जो है ज़्यादा डैमेज करता है कोरोजन, क्योंकि आपने देखा होगा अगर आयरन में रस्ट लग जाता है तो आयरन जो है फ्लेकी हो जाता है, चूरा होने लगता है, वीक हो जाता है आयरन ना, तो वो ज़्यादा डैमेज करता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। Every year, an enormous amount of money is spent to replace damaged iron। जो damaged iron होता है उस पे कई सारा पैसा हर साल लगाया जाता है। ठीक है, अब नीचे आइए, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change। आपने देखा होगा बहुत टाइम तक जैसे अगर कोई नमकीन है रखी रहती है तो उसमें स्मेल हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो ऑयल्स और फैट्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसको रेंसिडिटी कहते हैं। तो उसका टेस्ट भी चेंज होता है और उसकी स्मेल भी आने लगती है उसमें से। यूजली substances which prevent oxidation, antioxidants are added to foods। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करे जाते हैं जो है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर में भी रखा जाता है, जो कि रेंसिडिटी को स्लो कर जाता है, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्लो कर देता है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको इसमें कि चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। मतलब चिप्स के पैकेट में हम नाइट्रोजन को फ्लश करते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, अब देखिए ये कोरोजन पे नोट्स मैंने आप सबके लिए ही बनाए हैं। कोरोजन की डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस of slow conversion of metals into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acid, gases, etc. present in the
एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस ऑफ मतलब अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होना मेटल का रिएक्शन, जो हमारा एटमॉस्फेयर में एसिड्स होते हैं, गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं या मॉइस्चर वाटर होता है, उनसे जब रिएक्ट करता है और अनडिजायरेबल कंपाउंड बनाता है कोई मेटल, तो उसे हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, अब रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारे एग्जांपल्स होते हैं कोरोजन के। पहला है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन ऑफ आयरन by reaction of iron with oxygen in the presence of water or moisture present in the atmosphere is called rusting of iron। ठीक है, मतलब आयरन का जो है रिएक्शन वाटर और मॉइस्चर के साथ और ऑक्सीजन के साथ जब होता है तो वो रस्ट बन जाता है। रस्ट क्या होता है? जंग लगना। ठीक है, ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, ब्राउन कलर का पाउडर सा बनने लगता है आयरन, उसे हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, आयरन रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। आयरन रस्ट जो है वो हमारा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। आयरन रस्ट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। आयरन ऑक्साइड जो है यानी रस्ट जो है उसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं और वो रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन weakens the iron and steel objects and structures such as railings, bridges, car bodies and ships etc. and cut short their life। रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, जो रेलिंग्स होती हैं, ब्रिजेस होते हैं, कार बॉडीज होती हैं, शिप्स होते हैं और जितने भी आयरन की चीजें बनी होती हैं उनको वीक कर देता है। ठीक है, और जो है उनकी लाइफ को कम कर देता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन की ये हमारी एक रिएक्शन है। जो रस्ट लगता है तो उसकी ये रिएक्शन होती है। ये हमारी रिएक्शन है 4Fe सॉलिड प्लस 3O2 जो एयर से ली गई है ऑक्सीजन वो, प्लस 2H2O ये मॉइस्चर है। ठीक है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर हमारे को क्या देता है? 2Fe2O3.XH2O सॉलिड, मतलब ये हमारे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड देता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। अब इसमें देखिए, आप सोच रहे होंगे एक्स क्या है? एक्स होता है एनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, एक्स कैन बी एनी वैल्यू। अब आता है हमारा कोरोजन ऑफ कॉपर। आपको पता होगा जो अभी हमने पढ़ा था कि कोरोजन हो जाता है कॉपर में भी, कि अगर यूटेंसिल्स बहुत टाइम तक रखे रहे कॉपर के तो उसमें ग्रीनिश लेयर आ जाती है। वो क्यों आती है उसमें देखिए, कॉपर ऑब्जेक्ट्स lose their luster and shine after some time because the surface of these objects acquire a green coating of basic copper carbonate when exposed to air। कॉपर ऑब्जेक्ट्स या यूटेंसिल या कोई भी चीज होगी कॉपर की, वो अगर बहुत टाइम तक रखी जाए तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं, ठीक है, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, उससे और वाटर उन ऑक्सीजन उनसे रिएक्ट करने के बाद वो एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना लेती है जो कि ग्रीन कलर की होती है। और उसकी हमारी रिएक्शन ये रही 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2। ऑक्सीजन हमें एयर से मिल रही है, जो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी एयर में होता है और ये मॉइस्चर होता ही है H2O। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है? CuCO3 कॉपर कार्बोनेट प्लस CuOH2। ठीक है, इसकी लेयर होती है पूरी। फिर हमारा आता है तीसरा, कोरोजन ऑफ द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट्स टार्निश्ड बिकम्स डल। जब बहुत टाइम तक सिल्वर के कॉइन्स रखे होते हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, टार्निश डल पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? when exposed to air due to formation of ब्लैक सिल्वर सल्फाइड, जो है उसके सरफेस पे ब्लैक सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर बन जाती है on its surface by the reaction of silver with hydrogen sulfide present in the air। ठीक है, जो एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है उससे रिएक्शन होता है सिल्वर का और हाइड्रोजन सल्फाइड से सिल्वर सल्फाइड बन जाता है जो कि ब्लैकिश होता है, जिससे सिल्वर डल पड़ जाता है। उसकी रिएक्शन ये रही 4Ag प्लस 2H2S। H2S जो है ये हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है एंड प्लस O2 गिव्स 2Ag2S, ये हमारा सिल्वर सल्फाइड बन गया प्लस 2H2O। ठीक है, अब नीचे ये देखिए मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? पहले बाय
पेंटिंग मेटल सरफेसेस, मेटल सरफेस को पेंट करके हम उसे बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग मेटल सरफेसेस, ऑयलिंग और ग्रीस करके मेटल सरफेस को उससे बचा सकते हैं। और तीसरा जो है हमारा गैल्वेनाइजेशन होता है, जिससे हम आयरन आर्टिकल्स को बचा सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स एंड बॉडीज ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। एक थिन लेयर लगा दी जाती है जिंक की, प्रोटेक्टिव थिन लेयर जिंक की लगाई जाती है आयरन ऑब्जेक्ट्स पे और स्टील के ऑब्जेक्ट्स पे, उन्हें जो है कोरोजन से बचाने के लिए, उसका हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब है ये रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स कंटेन्ड इन फूड मटेरियल दैट इज केप्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। जब कोई भी फूड मटेरियल जिसके अंदर ऑयल और फैट्स हों और वो बहुत टाइम तक रखे रहें, तो उसमें स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो वो स्मेल क्यों आने लगती है? क्योंकि उनके जो फैट्स और ऑयल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं तो उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। कोई भी ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड अगर बहुत टाइम तक रखा रहे तो वो ऑयल और फैट्स जो होते हैं उसके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। उससे क्या होता है? इट गिव्स फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट, बहुत गंदा स्मेल आती है उसमें से, और बहुत ज़्यादा ही गंदा टेस्ट आता है। नमकीन हमारे घर पे जब हम कई बार लाते हैं और बहुत टाइम तक रखी रहे तो उसमें से स्मेल आने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो उसके ऑयल्स और फैट्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रेंसिड हो जाता है वो, ठीक है। रेंसिड फूड कॉजेज स्टमक रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑन कंजप्शन, स्टमक रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर हम रेंसिड फूड को कंज्यूम करें, ठीक है। अब स्टेप्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ठीक है। स्टेप्स क्या होते हैं? पहला है बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, जो हमारा फूड है उसको हम रेफ्रिजरेटर में रखें, ठीक है। दूसरा, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स में रखना चाहिए फूड को, ठीक है। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, जिन फूड्स में फैट्स एंड ऑयल्स हों उन फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डालने चाहिए हमें, ठीक है। तीसरा, बाय पैकेजिंग फूड एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन, क्या बोला मैंने? बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन, ये हमारा तीसरा है। तो मतलब जो इस फूड के अंदर फैट्स और ऑयल्स होंगे उसको जो है हम नाइट्रोजन से उसकी पैकेजिंग करेंगे, ठीक है। चौथा, बाय कीपिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। जिस फूड में जो ऑयल और फैट्स होंगे उनको हम लाइट से दूर रखें, ये हमारे तरीके हैं रेंसिडिटी से बचाने के लिए फूड को, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, वो नीचे मेरी मेल आईडी भी आ रही है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो एनसीईआरटी का, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, सब आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है, अपने तरीके से पूरी मेहनत करी है मैंने इस वीडियो को बनाने में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।